हाँ तो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हो हम चैप्टर 2 यानी कि पाठ 2 हमारा चल रहा है और इस पाठ 2 में आपने विभिन्न प्रकार के तंत्रों को समझा है, पढ़ा है, उनके चित्र भी बनाए हैं। तो आज विद्यार्थियों, आज हम आपको एक विशेष प्रकार का तंत्र, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप इस तंत्रिका तंत्र के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें हैं और इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है आपके शरीर के अंदर जो आपके शरीर के सभी अंग और शरीर के अंगों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें एक बेहतर समन्वय स्थापित करता है। और इस बेहतर समन्वय को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। आपके शरीर में इस बात का ध्यान रखना कि हमारे शरीर में कोई भी अंग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। हमारे शरीर में कोई भी अंग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। सभी अंग एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से सामंजस्य बैठा कर ही कार्य करते हैं। तो इन सब चीज़ों में कौन मदद करता है? इन अंगों की इस प्रकार की होने वाली क्रियाओं के लिए मददगार कौन है आपके शरीर के अंदर? तंत्रिका तंत्र। अब देखो, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आपके सभी अंगों में समन्वय स्थापित करता है। अब इस समन्वय को बेहतर और बनाने के लिए ये जो विभिन्न अंग हैं शरीर के, इन शरीर के विभिन्न अंगों में इस समन्वय को और बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए आपके शरीर में एक तंत्र और कार्य करता है, जिसे कहते हैं हम अंतःस्रावी तंत्र। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को बेहतर ढंग से स्थापित करने या उनको संचालित करने के लिए आपके शरीर में कौन से तंत्र उत्तरदायी हो गए बताओ? हमारे शरीर में इन समस्त क्रियाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए उत्तरदायी जो तंत्र हैं वो कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। इन दोनों का नाम हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है ना? तो ये दोनों ही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण तंत्र हैं जो आपके शरीर में होते हैं, और इनको ध्यानपूर्वक से चेक करेंगे और ध्यानपूर्वक इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये आपके शरीर के किस हिस्से से स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, कौन कौन से तंत्र होते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं और इनके अलग अलग तंत्रों के नाम क्या हैं, कौन सा तंत्र कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है, और ये सारे तंत्र मिलकर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस सारी डिटेल्स को, सारी प्रक्रियाओं को आज हम तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको सुनना है और लिखना भी है, साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं। और बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्रतिदिन इन वीडियो को देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि GIS विद्यालय के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है आपको घर बैठे अध्ययन कराने की, ये एक बहुत ही मददगार साबित होगी आपके आने वाले समय में। समझ में आ रही है ना बात? तो आप देख लो, इस क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय है ये, और एकमात्र विद्यालय जो ये प्रयास कर रहा है कि हमारे बच्चे खाली नहीं रहें। अब तक हमारी क्लासेस स्कूल के अंदर स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन हमारी क्लासेस आज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम आपको घर पर पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो आप बच्चों इसका लाभ ज़रूर उठाएं, ध्यान रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परिवार वालों का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई का भी विशेष तौर से ख्याल रखें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप अपने कमेंट करें, या कमेंट नहीं कर पाते हो तो आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। कोई वीडियो समझ में नहीं आ रही हो या कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर आपको किसी भी जो पढ़ाई गई चीज़ है उसमें कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो, तो आप उनको हमें कह सकते हो। तो बच्चों,
हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तो देखो बेटा, तंत्रिका तंत्र की परिभाषा मैंने यहाँ पर नोट किए हुए है। मनुष्य के विभिन्न अंग परस्पर आपस में एक दूसरे के सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। आपके सभी अंग सहयोग और समन्वय के साथ काम करते हैं। इन अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु, ये जो अंग और तंत्र हैं, ये आपस में इनका जो समन्वय होता है, उसके लिए शरीर में एक विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। जैसे अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप चलते हो, जब हम पैदल चलते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं ऑटोमेटिकली, और जब आपके हाथ हिलते हैं तो आप बड़े आसानी पूर्वक चल सकते हो, आप दौड़ सकते हो। क्या आप अपने हाथों को बिल्कुल स्टैंड इस तरह से करके चल के बताओ? परेशानियां होती हैं, हम दौड़ भी नहीं पाते इतनी अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से हम दौड़ पाते किसके द्वारा? हाथ हिलाकर। तो हाथों का हिलना आपके चलने के साथ ये तंत्र का एक समन्वय होता है, क्योंकि हाथों से आपके शरीर का क्या बनता है? संतुलन बनता है। हर शरीर का क्या बनता है? संतुलन बनता है। आप देखो, आपके आँख, नाक, कान एक साथ कितने सिस्टम से काम करते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी आँखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो ये सब क्या है? एक बहुत ही बेहतर समन्वय होता है आपके प्रत्येक अंग तंत्र में, और इसी समन्वय को सुचारू रूप से सामंजस्य बिठाकर चलाने का जो काम करेगा वो कौन होगा? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के साथ साथ मैंने एक तंत्र का नाम और लिया था, तो वो कौन सा था बताओ? अंतःस्रावी तंत्र। तो हम देखते हैं विभिन्न तंत्रों में बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित करने में एक और तंत्र सहायक होता है, जिसे क्या बोलोगे? अंतःस्रावी, जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब देखो, ये दोनों तंत्र आ गए ना, और ये जो दोनों तंत्र हैं, ये वातावरण के अनुसार जो जानकारियां प्राप्त होती हैं और जो संवेदनाएं विभिन्न अंगों तक पहुंचनी चाहिए, और उन अंगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है, उन सब के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। समझ में आ रही बात? ये दोनों तंत्र वातावरण, क्योंकि आपका शरीर किसके संपर्क में रहता है? वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी एवं संवेदनाओं, ध्यान देना है इस पर हमको। ये जो दोनों तंत्र होते हैं, वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी और संवेदना। वातावरण से आपको जो जानकारी प्राप्त होगी और जो संवेदनाएं हमको प्राप्त होंगी, संवेदनाओं को कहाँ तक पहुँचाएंगे? विभिन्न अंगों तक। कहाँ पर पहुँचाएंगे? ये दोनों तंत्र विभिन्न अंगों तक पहुँचाने। जब अंगों तक ये संवेदनाएं पहुँच जाएंगी तो अंग क्या करेंगे बताओ? प्रतिक्रिया करने, अंग क्या करने लग जाएंगे? प्रतिक्रिया करने लग जाएंगे। तथा और भी विभिन्न अंग हैं, तथा विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय, विभिन्न
अंगों के मध्य समन्वय बैठाने का कार्य करते हैं। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखो, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ मैं और तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारी मुख्य जो हेडिंग है वो तो हमारी क्या है? तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से काम करता है? आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग एक समन्वय के साथ करते हैं, समन्वय के साथ काम करते हैं। तो इनमें जो समन्वय बैठाने का काम जो करने वाला तंत्र होता है वो विशेष प्रकार का तंत्र क्या कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर सभी अंगों में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम, और दूसरा तंत्र जो मददगार होता है वो कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। अब देखो, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये दोनों तंत्र मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों तंत्र वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी, आपका शरीर किसके संपर्क में? वातावरण के संपर्क में। वातावरण से कोई भी जानकारी आपके शरीर को मिलेगी, आपके शरीर के शरीर से टच होगी। जैसे आपको एक उदाहरण दूँ, जैसे ठंडी हवाएं चली, आपके शरीर की त्वचा से ठंडी हवा संपर्कित होगी, ठंडी हवा संपर्कित होगी तो त्वचा उसको उसकी संवेदनाओं को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। ठंड की संवेदनाओं को त्वचा ग्रहण करेगी और विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करेगी। ठंड की संवेदनाएं ग्रहण कर ली, ग्रहण करने के बाद उन संवेदनाओं के द्वारा उन संवेदनाओं को कहाँ भेजेगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। वहाँ उनका विश्लेषण होगा और आपके शरीर को ये पता चलेगा कि ठंडी हवाएं चल रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? आपके शरीर के जो अंग है वो प्रतिक्रिया करेंगे। प्रतिक्रिया कैसे करेंगे? या तो आप ठंड से बचाव के लिए कपड़े पहनोगे, या फिर आप आग के पास जाओगे, या फिर आप किसी कमरे के अंदर जाओगे। तो ये आपके अंगों के द्वारा प्रतिक्रिया हो गई। तो कोई भी जो वातावरण से प्राप्त होने वाली संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं के अनुसार आपके जो अंग होते हैं वो अंग प्रतिक्रिया करते हैं। और अब इन सारी चीज़ों के मध्य जो सामंजस्य बैठाने का काम किया है वो किसने किया है? इन दोनों तंत्रों ने मिलकर किया है। तो देखते हैं हम आगे कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र है, या मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वो कितने भागों में बांटा गया है? मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? मानव तंत्रिका तंत्र के भाग। देखो, तंत्रिका तंत्र को दो भाग में बांटा गया। मैं यहाँ पर एक रेखा चित्र बना देता हूँ। मानव तंत्रिका तंत्र, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला भाग कौन सा है बेटा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। मुख्य रूप से मानव तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है ना। दो भागों में पहला कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा तो कौन सा है बताओ? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आप लोग क्या कह सकते हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब शॉर्ट में या तो मैं कह सकूं CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कह सकते हैं हम? CNS। और देखो इसको बोलते हैं हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसका एक शॉर्ट नेम क्या निकाल सकते हैं हम? PNS। तो आप लोगों को बार बार इतना लंबा नाम
लिखने की जगह हम CNS PNS का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि CNS PNS क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन से? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब देखो यहाँ पे मस्तिष्क को दोबारा फिर अगेन तीन भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा गौर करना बेटा, इसको क्या बोल सकते हैं हम? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के कितने भाग हैं? तीन। अग्र, मध्य और पश्च। मेरुरज्जु अकेला रहता है, इसके और भाग नहीं है। अब हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। देखो परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। कायिक तंत्रिका तंत्र पहला, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, पूरा नाम लिख सकते हैं अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र का एक आरेखीय चित्र मैंने आपके सामने रखा है। इस आरेखीय चित्र के माध्यम से आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों का नाम ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप लोग दोबारा ध्यान से देखिए, मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उस तंत्रिका तंत्र को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर दोबारा से दो भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को फिर दोबारा से तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। दूसरे भाग में ध्यान से देखें, परिधीय तंत्रिका तंत्र को फिर से दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र को हमने यहाँ पे जो कि तो छोड़ दिया। इसके बाद अगला है अनुकंपी। स्वायत्त को दो भागों में, अनुकंपी और परानुकंपी। तो यहाँ पे इनकी आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारियाँ प्रदान कर देते हैं। जैसे इन सब के बारे में वैसे तो हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, इसको बोलेंगे बेटा हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम SNS।
इसका जो मुख्य कार्य है सोमेटिक कायिक का, देखो काय माने क्या होगा भैया, शरीर। काय माने क्या होगा, शरीर। तो ध्यान रखो, ऐसो तंत्र जो काय को निर्माण करेगा, शरीर को। ऐसा तंत्र जो किसका निर्माण करेगा, शरीर का। शरीर में क्या होती है आपकी मूल रूप से, कोशिका। यानी कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित करने का काम कौन करेगा, एसएनएस, यानी कि कायिक तंत्र का तंत्र। ठीक है ना। देखो और थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं मेरु रज्जु की। मेरु रज्जु की, अब मेरु रज्जु जो होता है उसको बोलते हैं हम बेटा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये कहाँ पर होती है आपकी बॉडी में, जैसे आपका ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो ये पिछला भाग है, लंबा बेलनाकार भाग, मस्तिष्क का पिछला लंबा बेलनाकार भाग, ये क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरु रज्जु होता है। इसका जो प्रमुख कार्य है, मुख्य रूप से हमको ध्यान रखना है, क्या, प्रतिवर्ती। इसका प्रमुख कार्य है जो मुख्य रूप से हमको ध्यान में रखना है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसका काम हो गया बेटा, मेरु रज्जु का। ठीक है ना। ये ध्यान से देखेंगे हम, जिनके मैंने यहाँ पर भाग नहीं लिखे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया जा रहा है। जैसे मेरु रज्जु कहाँ पर होगा, आपका जो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो पश्च भाग है, पश्च भाग में लंबा बेलनाकार भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। और ये जो मेरु रज्जु होता है ये आपके मस्तिष्क का लंबा बेलनाकार भाग होता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब देखते हैं हम इनका अलग अलग तंत्रों का वर्णन करते हैं। आप इन सभी को नोट कर लो, डायग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें आपने बना ली होंगी। और अब आपको यहाँ पर मैं इन सब के थोड़े थोड़े से कार्य और इनकी जो प्रमुख संरचना होती है वो आपको यहाँ पर मैं नोट करा देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे से प्रश्न में आपको इन बीच में से कोई से भी तंत्र को उठाकर उसका कार्य पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनको हमें नोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप सबने परिभाषा लिख ली, और परिभाषा के बाद ये जो आरेखीय चित्र मैंने यहाँ पर सभी तंत्रिका तंत्रों के लिए बनाया है, इस आरेखीय चित्र के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, सिस्टम से ध्यान रखना है कि कौन सा तंत्र क्या काम करेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर दूं, उसके बाद आप लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का तो वर्णन हम तरीके से करेंगे, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको प्रमुख रूप से आपके सिलेबस में है, मस्तिष्क की संरचना, उसका वर्णन हम बाद में करेंगे। तो तंत्रिका तंत्र का जो दूसरा वाला भाग है, कौन सा था दूसरा वाला भाग बताओ, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तो हम पीछे करने वाले हैं, लेकिन पहले जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसको यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको। परिधीय तंत्रिका तंत्र, अब इसको मैं पीएनएस लिख सकता हूँ ना, ध्यान होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखेंगे हम, हाँ तो देखेंगे, अब देखते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका एक समूह होता है। ठीक है ना। उनका जो समूह होता है वो समूह इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने और वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुँचाने का काम करता है।
अर्थात वह तंत्र जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है उसको ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो कैसे लिखेंगे, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के समूह जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के समूह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने वह वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है, उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह बताओ ये काम कहाँ करेगा, बताओ मस्तिष्क के अंदर के मस्तिष्क के बाहर कहाँ करेगा, बताओ कहाँ करना चाहिए, आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर करेगा। यह है सीएनएस, सीएनएस का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। कहाँ पर कार्य करेगा, बाहर कार्य करता है। बाहर क्यों करेगा, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन नाम है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। हमने अवाल यहाँ पर आरेखीय जो चित्र बनाया था उससे हमको पता चला था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से मुख्य भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब देखो यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाओं का एक समूह निकलेगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, यहाँ से एक तंत्रिकाओं का समूह निकलता है। अब तंत्रिकाओं का जो वो समूह होता है, वो तंत्रिकाओं का समूह क्या करता है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश जाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ कि ये आपका मस्तिष्क हो गया और ये मेरुरज्जु की संरचना हो गई इस तरह से, ठीक है ना। अब यह मस्तिष्क के अंदर से और इस मेरुरज्जु के अंदर से यहाँ से ये आप ध्यान से देख लें, इस तरह की हम संरचना मान लें। तो ये तो क्या होता है, मेरुरज्जु, और ये मस्तिष्क हो गया आपका। अब मस्तिष्क में अंदर जावे का जो तंत्रिकाएं होंगी, मेरुरज्जु के अंदर भी सूचना ले जाने के लिए तंत्रिकाएं होंगी। बिना तंत्रिकाओं के इसके अंदर सूचनाएं कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, समझ में आ रही बात। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाओं का ये समूह निकला, जैसे मान लिया हमने, इसको क्या बोलेंगे हम, तंत्रिकाओं का समूह। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से तंत्रिकाओं का समूह निकल गया। अब ये जो तंत्रिकाओं का समूह है, ये संदेशों को भीतर ले जाएगा। कच्छुक तंत्रिका इनमें तो ऐसी होंगी जो संदेश से कहाँ ले जाएंगी, दोनों उनके क्या काज है, मस्तिष्क में भीतर, मेरुरज्जु और मस्तिष्क में संदेश से भीतर ले जाएंगी। अब वहाँ पे संदेश तो पहुँच गो, अब संदेश पहुँचने के बाद वहाँ से जो कोई भी आदेश मिलेगा उस आदेश को वापस लेके आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहा है तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहाँ से आने वाले संदेशों को संदेश ले गो, और मस्तिष्क ने जो संदेश दियो है बाय लेके आ गई कौन, ई तंत्रिकान को समूह। और ई तंत्रिकान को समूह ई का कहला रहा हो, बताओ, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस के अलावा का नहीं कहलावे, वो कार्य करता है उसको ही क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और अब ई बताइए, देखो कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो यहाँ तक ही है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। अब ई या के अंदर काम कर रहा हो, बताओ, क्या या तो बाहर कर रहा है,
बाहर हते कहना है तंत्रगान को समूह। तो ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र से कहाँ काम करता है, बाहर काम करता है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। कहाँ से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का वह समूह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संदेश ले जाने और वहाँ से लाने का कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, परदीय तंत्रिका तंत्र। और ये जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसके बाहर कार्य करता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो गया। अब देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। नंबर 1 बताओ, कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कायिक तंत्रिका तंत्र काहे दिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था ना। देखो वह है तंत्रिका तंत्र जो, ऐसा तंत्रिका तंत्र जो उन क्रियाओं को संपन्न करता है जो उन क्रियाओं को संपन्न करता है जो हमारी इच्छानुसार होती हैं, यानी कि आपकी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जो हमारी इच्छानुसार होती हैं। आपकी इच्छानुसार होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं। अब जो आपका CNS होता है, इससे क्या मदद लेता है, CNS केंद्रीय तंत्र का तंत्र, इसकी सहायता से बाहरी उत्तेजना, शरीर के बाहर से कोई जो उत्तेजना आपको आती है, जैसे एकदम कांटों लगा दियो या फिर आपको एकदम गर्म चीज़ लग गई, ऐसी कोई उत्तेजना आ गई, या फिर आपको डर लगा, या फिर आपको एकदम खुशी हुई, तो इस तरह की आपके आंखों से देखने पर उत्तेजना हो सकती है, सुनने पर उत्तेजना हो सकती है, ठीक है ना, किसी के बोलने पर उत्तेजना हो सकती है, या फिर आपके शरीर को किसी भी प्रकार का आघात लगने पर उत्तेजना हो सकती है। तो ये केंद्रीय तंत्र का तंत्र इसकी सहायता से बाहर से जो कोई भी उत्तेजना होती हैं, उन उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया एवं मांसपेशियों, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करेगा तो आपके हाथ पैर हिलेंगे, और हाथ पैर अगर आपके हिलेंगे तो वो किसकी सहायता से हिलेंगे, मांसपेशियों की सहायता से। आदि मांसपेशियों आदि के कार्य करवाता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र को क्या मदद करता है, शरीर के बाहर से कोई उत्तेजना है, उन पर प्रतिक्रिया करनी है, मांसपेशियों के द्वारा कोई कार्य करवाना है, तो किसकी सहायता से करवाएगा, कायिक तंत्र का तंत्र की सहायता से करवाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा जो परदीय तंत्र का तंत्र का भाग था वो कौन सा था बताओ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, ANS। अब ANS क्या करता है, ANS जो होता है ये उन क्रियाओं का संचालन करता है जो आपकी इच्छा से नहीं होती हैं। यह तंत्र उन क्रियाओं
के संचालन में सहायता करता है, जो हमारी इच्छा से न होकर स्वतः ही होती हैं। बताओ, आपकी इच्छा से जो क्रियाएं नहीं होती और स्वतः ही होती हैं, ऐसी आपके शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं हैं? और स्वायत्त तंत्र का काम क्या हो गया? स्वायत्त का मतलब होता है अपने आप, किसी के नियंत्रण पर नहीं, स्वतः ही काम करता है। कैसी क्रियाओं के संचालन में सहायता करता है? जो हमारी इच्छा से न होकर स्वतः ही होती हैं। और ऐसी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका हृदय का धड़कना, फेफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया होना, जैसे हृदय, फेफड़े और जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। वो हार्मोन आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करते। ये परिस्थिति के अनुसार हार्मोन स्रावित किए जाते हैं ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है ना। इस तंत्र में जो तंत्रिकाओं का एक समूह होता है, इसमें लिखेंगे आगे, इसमें चाहे लिख दो, इस तंत्र में तंत्रिकाओं के समूह की एक श्रृंखला होती है। यानी कि आपके पूरे शरीर के अंदर इन अंत या स्वायत्त तंत्र की जो तंत्रिकाएं होंगी, उनका एक समूह की एक श्रृंखला सी फैली रहती है। श्रृंखला होती है, ये श्रृंखला सी पूरे शरीर के अंदर फैली रहती है, जो शरीर के आंतरिक अंगों से तंत्रिका तंतुओं द्वारा जुड़ी होती हैं। आपके शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, उन सभी आंतरिक अंगों से ये जो तंत्र होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तंत्रिकाओं के समूह की एक श्रृंखला से जुड़ा होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर तंत्रिकाओं की एक श्रृंखला पाई जाएगी, और तंत्रिकाओं की श्रृंखला उपस्थित होती है हमारे शरीर के अंदर। और तंत्रिकाओं की जो वो श्रृंखला है, वो आपके शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़ा है, किडनी है, और विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो शरीर की बहुत गहराई में स्थित होती हैं, उन सभी तक जहाँ से ये तंत्रिका एक श्रृंखला बना के निकल जाती है, वहाँ से अनेक तंत्रिका के तंतु निकलते हैं। तो उन तंतुओं के द्वारा ये प्रत्येक अंग से संपर्कित रहती है। और प्रत्येक ऐसे कौन सा अंग है जिससे संपर्कित रहेगी? जो स्वतः ही कार्य करता है, जिस पर आपकी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी किडनी से कह दें कि ये ब्लड को छानने का काम नहीं करेगी, यानी कि मूत्र का निर्माण नहीं कर सकती। वो अपना काम जारी रखती है, वो आपसे पूछ के नहीं करती है। आपका हृदय 24 आवर धड़कता रहता है, आपसे नहीं पूछता है। आपकी श्वसन क्रिया लगातार चलती रहती है, आपकी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी कि आपके फेफड़े फूलते हैं और पिचकते हैं, इस पर आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना।
आपके शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है वो हार्मोन का स्रवण कैसी परिस्थिति में किस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निकाला जाएगा ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। तो ये ऐसे अंग हो गए, कुछ और भी अंग होते हैं ऐसे जो आपसे यानी कि आपकी जो खुद की इच्छा शक्ति है, इस इच्छा शक्ति का इन अंगों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया कह सकते हैं इनको। यानी कि अनैच्छिक रूप से जो अंग कार्य करते हैं उन पर नियंत्रण करने वाला तंत्र कौन सा हो गया? स्वायत्त तंत्र का तंत्र। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर कौन नियंत्रण करता है? स्वायत्त तंत्र का तंत्र। अब बताओ स्वायत्त तंत्र का तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इस तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है बताओ? अनुकंपी। पहला कौन सा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या बोलोगे बेटा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है और ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो अनुकंपी तंत्र होता है ये सतर्कता और उत्तेजना, यह तंत्र हमारे शरीर में सतर्कता और उत्तेजना उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है। सतर्कता और उत्तेजनाओं को नियंत्रित करता है कौन? अनुकंपी। सतर्कता का मतलब आप जैसे आपके सामने कोई खतरा आ गया तो आप एकदम उससे सतर्क हो जाते हो, अलर्ट हो जाता है आपका पूरा शरीर। और उत्तेजना कैसी कि किसी भी चीज़ को आप उत्तेजित हो जाते हो, जैसे एकदम बहुत अच्छी कोई चीज़ आपको दिखाई दे गई तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो ये उत्तेजना होती है। या फिर आपके सामने कोई दुखद घटना घटित हो गई तो आपके आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लग जाते हैं, तो वो क्या होती है? उत्तेजना ही होती है। वो दुखद हो सकती है, सुखद हो सकती है, किसी भी प्रकार की उत्तेजनाएं जो होती हैं उन सभी पर नियंत्रण करने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का होता है। और ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये आपातकालीन परिस्थितियां जो होती हैं, शरीर की जो आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है। यह तंत्र आपातकालीन, यह तंत्र आपातकालीन स्थिति में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आपातकालीन स्थिति में क्या करेगा? शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। और आपातकालीन स्थिति में क्या होता है आपके शरीर के अंदर? बताओ बताओ। आपात स्थिति में हृदय की जो धड़कन होती है वो कैसी हो जाती है? बताओ। धड़कन तेज व श्वसन क्रिया अधिक श्वसन क्रिया को भी तीव्र करता है। कौन करता है?
अनकंपी तंत्रिका तंत्र। अनकंपी जो तंत्रिका तंत्र है वो आपातकालीन स्थिति में आपके शरीर के लिए अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से प्रदान करेगा? हृदय को तेज धड़काएगा, जिससे रक्त तेजी से आपके शरीर में पहुँचेगा। श्वसन क्रिया तेजी से होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुँचेगी। और आपको पाचन क्रिया में और श्वसन क्रिया में मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो थोड़ा सा ध्यान करिए कि श्वसन द्वारा तो क्या पहुँचेगी? ऑक्सीजन। और पाचन क्रिया द्वारा आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो आपको क्या मिलेगी? एटीपी ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी ना। और इस ऊर्जा का उपयोग आप आपात स्थिति में आपके शरीर के लिए करते हो। तो ये आपातकालीन स्थिति होती है आपके शरीर की, जिस आपात स्थिति में कौन मदद कर रहा है? अनकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना। तो अब आप इनको नोट करिए फटाफट। मैं ऊपर से इसको मिटाता हूँ बेटा, लिख लिया होगा आपने, ऊपर से मिटा रहा हूँ। और दूसरा इसका जो भाग होता है तंत्रिका तंत्र का, दूसरे तंत्रिका तंत्र का किसका? अनकंपी तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग कौन सा है बताओ? सॉरी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। एक तो अनकंपी है गो, और दूसरे को नाम, वेरी गुड, परानुकंपी। तो अब हम किसको लिखने वाले हैं? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चलो साहब लिख देते हैं परानुकंपी को। तो हेडिंग डाल दो परानुकंपी, बी हेडिंग डाल दो। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कैसे सीखेंगे? ये जो तंत्र होता है ये विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर, विश्राम अवस्था में क्रियाशील होकर, मतलब मुख्य रूप से यह तंत्र शरीर में ऊर्जा का संचय करता है। मतलब शरीर के लिए ऊर्जा का संचय करने का काम कौन का हो गया? परानुकंपी तंत्र का। और संचय कब करता है? जब आप विश्राम अवस्था में होते हैं। विश्राम अवस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर, विश्राम अवस्था में जब आप बैठे होते हो तो यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ कर देता है। होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो विश्राम अवस्था में ऊर्जा का संचय होता है आपके शरीर के अंदर जब आप चुपचाप बैठे होते हो। ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है? यह आँखों की पुतलियों को, अपनी आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं उनको सिकोड़ता है। सिकोड़ता है, जाते कहें तुम आलस में, आलस आ जाए ना, सिकोड़ता है। लार व पाचक जो रस होते हैं आपके शरीर के अंदर, जो भोजन का पाचन करने वाले जो पाचक रस होते हैं, वो लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। जब आप विश्राम अवस्था में होते हैं तो ये सारे काम होते हैं। ठीक है ना। तो परानुकंपी तंत्र का काम हो गया कि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचय करना, यानी कि आप लोग जब विश्राम अवस्था में होंगे तो ये तंत्र क्रियाशील होगा और ये तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ कर देगा। और उस स्थिति में आपकी जो आंखों की पुतलियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, यानी कि आपको कैसा लगता है कि मुझे आलस आ रहा है, नींद आ रही है। तो वो विश्राम अवस्था है आपकी, जिसमें आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है
कि आपकी लार, मुंह के अंदर जो लार है वो अधिक स्रावित होती है और पाचक रस है वो अधिक स्रावित होते हैं, जिससे आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। आप लोगों को ठीक से ध्यान होगा कि अगर आप एक रात सोते नहीं हो, शाम को जैसे आपने भोजन किया और एक रात आप पूरी रात सोए नहीं, जगते रहे, तो सुबह आपका पेट इतना साफ नहीं हो पाता जितना आप पूरी नींद लेकर सोते हैं। तो आप लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि शाम को आपने भरपूर खाना खाया होता है, भरपूर खाना खाने के बाद आपने कुछ काम नहीं किया, सीधे सो गए। अब सो गए तो बताओ पूरा का पूरे भोजन का पाचन हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैसी अवस्था थी? विश्राम अवस्था। उस विश्राम अवस्था ने आपकी मदद कौन किसने की? परानुकंपी तंत्र का तंत्र ने की। इसने पाचक रस और लार जैसे पदार्थों को अधिक से अधिक उसमें मिलाया, जिससे आपके भोजन का पाचन ठीक प्रकार से हो जाता है। तो बेटा ये आपने देखा था कि तंत्र का दूसरा भाग कौन सा बेटा? PNS, परधीय तंत्र के बारे में आपने देखा था, ठीक है ना। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कौन सा? केंद्रीय तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से चेक करो और नोट करो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। और मैं अगले तंत्र को आपको शुरू करने जा रहा हूँ। अगले तंत्र का नाम क्या हो जाएगा? पहला कौन सा था? केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु की संरचना, मस्तिष्क के विभिन्न भाग, ठीक है।